हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में। तो आप सभी के बीच आज के इस सेशन में हम इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास और क्लास को समय के अनुसार आप भी देख सकेंगे और इस क्लास का आनंद आप भी लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आज करवाने वाले हैं। जो डायरेक्शन यहाँ दिया, क्वेश्चन पढ़ते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ दिया गया 36 से 37 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चन में जो दिया गया है, द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक, मतलब जो ब्लैंक दिया गया है उसमें भरना है क्या चीज़, टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर एंड इंडिकेटिव इट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है अप्रोप्रिएट जो रहेगा उसके अनुसार। चलिए 36 नंबर सवाल का जवाब आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। सी डैश इन अ स्मॉल यूरोपियन कंट्री, क्या कर रहा है सी, मतलब वह डैश इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री क्या करती है, स्मॉल यूरोपियन कंट्री में वह क्या करती है, बताइए वह क्या करती है, रहती है। इसलिए सी मतलब 36 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए, क्योंकि इसके यहाँ सी क्या है, सी किस लिए आता है बताइएगा, सी किस लिए आता है, सी होता है लड़की के नाम के लिए क्या आता है, सी आता है, और मतलब लड़का रहता है उसके लिए ही आता है। इसलिए सी लिव्ड इन ए स्मॉल यूरोपियन कंट्री, मतलब छोटा यूरोपियन कंट्री में वह रहती थी, इसलिए लिव्ड शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला सवाल है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपुल दे बिकेम डैश नॉट वर्स। यहाँ जो है फिल इन द ब्लैंक्स का सही करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा बताइएगा। व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड, मतलब कह रहा है जब बैड थिंग, जब कोई खराब वस्तुएं हैपन होता है तो टू गुड पीपुल मतलब अच्छे लोग जो होते हैं, दे बिकेम डैश नॉट वर्स, तो वे क्या हो जाते हैं बताइए, वे बेटर हो जाते हैं। इसलिए 37 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि व्हेन मतलब जब खराब कोई वस्तु होते हैं तो टू गुड पीपल मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे मानव होते हैं, दे बिकेम क्या होता है, बेटर नॉट वर्स। इसलिए 37 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन डायरेक्शन में दिया गया है, क्वेश्चन 38 से 39 तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इस सवाल का मीनिंग बताना पड़ेगा, क्या इसका मीनिंग होता है। तो ग्लीव, सबसे पहले ग्लीव का मीनिंग आप बताइएगा, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, हाँ सर इसका ऑप्शन यही होना चाहिए। तो ग्लीव का मीनिंग क्या होता है, चालाक होता है, क्या होता है, चालाक या फिर कुशल जिसको बोलते हैं। इसका मीनिंग तो हो गया चालाक या फिर कुशल, तो क्या हो जाएगा, चालाक या कुशल जो है इसका मीनिंग क्या होता है, आप इंग्लिश में क्या बोलिएगा इसको, तो बताइएगा क्या बोलिएगा इसको। आर्टफुल का मतलब क्या होता है, आर्टफुल का भी मतलब होता है चतुर या फिर चालाक, क्या होता है चतुर या फिर चालाक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होना। डल मतलब क्या होता है, कमजोर होना। और हार्ड का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, कड़ा हो, वेरी गुड, कड़ा या कठोर जिसको बोलते हैं। इसलिए ग्लीव का मतलब चालाक होना और आर्टफुल का मतलब भी चालाक या चतुर जिसको बोलते हैं। इसलिए 38 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन में कि इनडिजॉल्वेबल क्या है, इनडिजॉल्वेबल। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होगा, इस वर्ड का मीनिंग बताना। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया है। तो इनडिजॉल्वेबल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अस्थाई, कोई भी चीज अस्थाई रखे हुए अस्थाई रूप से है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इनडिजॉल्वेबल। इसलिए इसका मीनिंग हो गया। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होता है, इनडिजॉल्वेबल का मीनिंग होता है अस्थाई, तो कौन सा ऐसा मीनिंग है, इसका मीनिंग होगा अस्थाई। हाँ, परमानेंट का भी मतलब क्या होता है, अस्थाई रहना। इसलिए 39 का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है कोई भी चीज मौलिक, क्या होता है, मौलिक जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला यहाँ है सी नंबर ऑप्शन डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मीनिंग क्या होता है, डिटैचमेंट का मीनिंग होता है स्वयं को अलग करना, मतलब स्वयं से हम कोई भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं स्वयं से, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिटैचमेंट। और इनएक्टिव को क्या कहते हैं हिंदी में, इनएक्टिव को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय, निष्क्रिय बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऑप्शन को अच्छी ढंग से समझ गए हैं, क्योंकि यही जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है ना, वही जो आपका ऑप्शन में यहाँ दिया गया है वही अगला बार क्वेश्चन कर देता है। इसलिए आपको सारा मीनिंग बता के चलेंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसलिए इनडिजॉल्वेबल और डिजॉल्वेबल का मीनिंग क्या था, अस्थाई, और बी नंबर था परमानेंट का भी मतलब अस्थाई होता है। इसलिए 39 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर क्वेश्चन से डायरेक्शन दिया गया है, निर्देश।
इसको आप हिंदी में पढ़ते हैं। क्वेश्चन 40 से 41 तक दिया गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन वर्ड वन विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन। मतलब जो कह रहा है कि जो मीनिंग यहाँ दिया गया एक वर्ड का, इसका अपोजिट मीनिंग बताना है, जो कि आप लोग हिंदी में बोलते हैं विलोम शब्द या फिर उल्टा शब्द बोलते हैं, उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। तो 40 नंबर सवाल में दिया गया है ह्यूमॉक। क्या है? ह्यूमॉक। सबसे पहले ह्यूमॉक का मीनिंग क्या होता है, इसका अपोजिट बताना है। क्या हो जाएगा? 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमॉक को बोलते हैं हिंदी में टीला। क्या बोलते हैं? टीला बोलते हैं। टीला बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बता दीजिएगा इस सवाल का जवाब बताइएगा। टीला का उल्टा क्या बोलेंगे? 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डिच। डिच का मतलब क्या होता है बताइएगा? डिच का मतलब होता है खाई। टीला का उल्टा हम क्या बोलते हैं? अपोजिट में खाई बोलते हैं ना, को बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, खाई बोलते हैं। टीला का उल्टा खाई। तो रीज का मतलब क्या होता है? रीज का मतलब होता है कटक। क्या होता है? कटक होता है। और हिल का मतलब आप लोग जानते हैं पहाड़ी होता है। और अपलैंड का मतलब क्या होता है? अपलैंड का मतलब होता है ऊपरी भूमि। क्या होता है? ऊपरी भूमि। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सवाल को जवाब समझ गए होंगे। ह्यूमॉक का मतलब होता है टीला। तो अपोजिट वहाँ मीनिंग कह रहा था, ऊपर में निर्देश दिया गया था, हम लोग पढ़े थे। तो टीला का उल्टा क्या होता है? खाई होता है। इसलिए डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 40 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी अपोजिट बताना है। क्या है? कास्ट है। क्या है? चेस्ट है। क्या बोलते हैं इसको? कास्ट पढ़ते हैं इसको। तो सही मीनिंग क्या हो जाएगा? पवित्र जिसको बोलते हैं आप हिंदी में बोलते हैं पवित्र, या फिर शुद्ध जिसको बोलते हैं शुद्ध बोलते हैं ना, बोलते हैं शुद्ध बोलते हैं। तो कौन सा ऐसा मीनिंग है? इसका अपोजिट बताना। शुद्ध का अपोजिट अब अशुद्ध होता है कि ना होता है? बिल्कुल होता है। तो कौन सा मीनिंग हो जाएगा? अशुद्ध को इंग्लिश में हम कैसे पढ़ते हैं उसको बताइएगा? क्या बोलते हैं? करप्ट का मतलब भी क्या होता है? अशुद्ध। मतलब इसका कास्ट का उल्टा बताना, इस वर्ड का उल्टा अपोजिट बताना है। शुद्ध का उल्टा अशुद्ध हो जाए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं करप्ट। क्या बोलते हैं? करप्ट बोलते हैं। तो बताइएगा ए नंबर ऑप्शन में दिया गया प्रॉपर। प्रॉपर का मीनिंग क्या होता है? प्रॉपर का मतलब उचित, कोई भी चीज़ काम किए उचित किए हुए, सही रूप से किए हुए। नीट का मतलब साफ सुथरा होता है, आप लोग जानते हैं। कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल्ड का मतलब होता है नियंत्रित रूप से। इसलिए सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में सवाल में है कि ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस। मतलब कह रहा है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव। मतलब यहाँ का दिया गया सेंटेंस जो है एक्टिव में, उसको बदलना पड़ेगा आपको पैसिव में। तो बताइएगा, यहाँ से आपको 4 ऑप्शन दिखाएगा, इस सवाल का जवाब बताइएगा। कह रहा है द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट। कह रहा है द गर्ल इज असेंडिंग, मतलब एवरेस्ट की ओर क्या कर रही है? बढ़ रही है। आप लोग बोलते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, आप लोग पढ़े होंगे। आरोही क्रम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो बताइएगा द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट की ओर क्या कर रहे हैं? आरोही मतलब बढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं। तो बताइएगा कि क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में क्या बना लेते हैं? सब्जेक्ट। तो द एवरेस्ट तो यहाँ भी है, द एवरेस्ट बी में भी है, द एवरेस्ट इसमें नहीं है सी नंबर में, तो सी नंबर गलत हो गया है। अब डी नंबर में भी द एवरेस्ट है, तो यहाँ तक ठीक है। द एवरेस्ट इज है, क्योंकि कंटिन्यूअस था, तो यहाँ भी इज ठीक है। यहाँ वाज कट गया है, यहाँ वाज कहीं नहीं दिया गया, इसलिए कट गया है। और डी तो ऐसे गलत हो गया, यहाँ भी इज दिया गया, इसलिए मेरा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल हो गया है। इसलिए कितना नंबर ऑप्शन आपको बताए थे कि सही हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? कितना है? 42 नंबर। तो 42 का सही आंसर क्या बताए थे आपको हम? ए नंबर ऑप्शन। कैसे बताया आपको समझ आ गया होगा, इसलिए 42 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट इस सवाल को अच्छी ढंग से समझ पाए होंगे। अगला सवाल है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर सवाल में दिया जा रहा है, फिर से आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, जो कि नरेशन आप जिसको बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। नरेशन का देखिए आपको ऑप्शन मिल नहीं रहा है, नीचे दिया गया है नरेशन का ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है। चलिए 2 ऑप्शन है, आपको इसी से बताते हैं। इसमें नरेशन बताना है। चलिए 43 नंबर सवाल से आप क्वेश्चन पढ़िए ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन है कि द कॉन्ट्रैक्टर सेड सी हैज फिनिश्ड द डिजाइंस। क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्टर सेड कहा था, क्या कर रहा है? सी हैज फिनिश्ड द डिजाइंस। इसको हम क्या बोलेंगे बताइएगा? द कॉन्ट्रैक्टर सेड, यहाँ भी सेड है, यहाँ भी सेज है। यहाँ सेज कैसे होगा? सेड का सेज कैसे कर देंगे? इसलिए बी तो गलत हो जाएगा। 43 में क्या हो जाएगा? बी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्टर सेड, दैट लगेगा ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदल दैट आता है, कंजक्शन आता है। वेरी गुड। सी का तो मतलब थर्ड फॉर्म तो चेंज होता नहीं है, थर्ड फॉर्म ठीक है।
हैज का क्या बताए थे हम? यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो रिपोर्टेड स्पीच को हम हैज को हैड में, वाज को हैड बीन में, इज को वाज में, सब बताए थे आपको, इसलिए एज को हैड में बदले थे। फिनिश्ड का फिनिश्ड हो जाएगा, द डिजाइंस यहाँ है, द डिजाइंस आ गया है, इसलिए 43 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इन सभी सवालों का जवाब आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, कितना नंबर क्वेश्चन है? 44 नंबर क्वेश्चन होगा। चलिए आपको बताते हैं, दिखाते हैं। बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। डिफेमेट्री का एंटोनियम्स बताना है। डिफेमेट्री मतलब एंटोनियम्स का मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा शब्द जिसको बोलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड डिफेमेट्री। सबसे पहले डिफेमेट्री का मीनिंग क्या होता है? डिफेमेट्री मीन्स क्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या कैसे पढ़ेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको कमेंट में जरूर बताना है। क्या हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर? डिफेमेट्री मतलब अपमानजनक होता है। क्या होता है? अपमानजनक। आप लोग हिंदी में बोलते हैं तो बताइएगा अपमानजनक का उल्टा में हम क्या बोलते हैं? अपमानजनक को हम उल्टा में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जो अपमान कर दिया उसका उल्टा हम लोग सम्मान जो दे रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। इसलिए 44 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का आप स्पेलिंग भी याद कीजिए क्योंकि आपको स्पेल्ड वर्ड में पूछेगा डायरेक्ट सवाल कि कॉम्प्लीमेंट्री का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताइएगा। क्या हो जाएगा? डिफेमेट्री का मतलब होता है अपमानजनक, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम्मानजनक होता है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बोलिएगा कि सर आप कैसे यहाँ अपोजिट लिख दिए, आप यहाँ तो क्वेश्चन में अपोजिट भी नहीं है। अपोजिट होता है। आप एंटोनियम्स का मतलब क्या जानते हैं? उल्टा हो शब्द होता है या फिर क्या होता है? विलोम शब्द जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो विलोम शब्द का भी मतलब उल्टा शब्द ये होता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया डिफेमेट्री का एंटोनियम्स या फिर हम बोलते हैं हिंदी में उल्टा शब्द, इसलिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया है। अगला सवाल है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम का सवाल है। टू रेज ए फ्यू आईब्रोज। क्या है? टू रेज ए फ्यू आईब्रोज। क्या इसका मीनिंग होगा बताइएगा? इसका मीनिंग होता है क्या? आश्चर्य होना। टू रेज ए फ्यू आईब्रोज का मतलब होता है आश्चर्य होना। तो बताइएगा आश्चर्य होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? आप हिंदी में जानते होंगे। आश्चर्य होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? हम कैसे इसको बोलेंगे? क्या होता है? टू काउज सरप्राइज और शॉक का मतलब भी क्या होता है? आश्चर्य होना। टू काउज सरप्राइज और शॉक, इसलिए 45 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। देयर इज नो एरर, योर आंसर विल बी डी। आपको लग रहा है कि सर इसमें कोई गलती नहीं है तो आप डी नंबर ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ऐसे तो आप भी चेक करवाते हैं आपको कैसे कहीं गलत है या फिर नहीं। आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। द रिसेंट स्टडी सेड दैट देयर इज परसिस्टेबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपुल। नो एरर। बताइए क्या कहीं कोई पार्ट में गलती लग रहा है? एक बार में नहीं समझ आता है, 2 बार पढ़िए, लेकिन हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। क्या हो जाएगा? 46 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द रिसेंट स्टडी सेड दैट देयर इज परसिस्टेबल चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ द पीपुल। इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी नंबर पार्ट में क्या है? एरर है। तो इस कौन सा पार्ट में एरर है आपको ये भी बताएंगे आखिर कैसे गलत है। चेंज क्या है? चेंज आप हमको बताइएगा आखिर चेंज यहाँ क्या है। चेंज जो है काउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? हम आपको क्या बताए थे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर काउंटेबल नाउन जिसको हम गिनती कर लेते हैं उसके लिए हम एक इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं? ए या फिर एन लगाते हैं। लगाते हैं ना लगाते हैं? आप बोलिएगा कि हाँ सर बिल्कुल लगाते हैं। तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करते हैं? इसके वाक्य में हम प्रयोग करते हैं चेंज के लिए हम क्या प्रयोग? इज आर परसिस्टेबल चेंज। इज आ यहाँ होना चाहिए क्योंकि यहाँ हम चेंज क्या जानते हैं? परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन के पहले एक इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसलिए आप बोलिएगा सर ए यहाँ क्यों लगा? ए इसलिए लगा कि परसिस्टेबल का जो होता है इसका उच्चारण क्या होता है? प से स्टार्ट होता है। प क्या है? व्यंजन ध्वनि है। व्यंजन ध्वनि के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ गलत हो गया था सी नंबर वाला में। मुझे उम्मीद है कि सवाल को आप समझ पाए होंगे, इसलिए सी नंबर ऑप्शन क्या हो गया? ग्रामेटिकल एरर का भाग हो गया है। अगला सवाल है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर सवाल में है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब बताइएगा इसका मीनिंग क्या होगा। एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो। मतलब यहाँ इसका मतलब होता है क्या होता है? दोपहर के सिनेमा को शो। बोलो दोपहर के सिनेमा का शो हम इंग्लिश में बोलते हैं एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले,
फिल्म और शो, मतलब दोपहर के सिनेमा का शो को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक शब्द में बताना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया था वन वर्ड, मतलब एक शब्द में बताना है। क्या हो जाएगा इंग्लिश में, हम क्या बोलेंगे इसको, रिप्लेस बोलेंगे या फिर मेंटेनी भी बोलेंगे, जो कि सी नंबर ऑप्शन का मतलब होता है कि एन आफ्टरनून परफॉर्मेंस ऑफ ए प्ले, फिल्म और शो का मतलब भी, इसका भी मतलब होता है दोपहर के सिनेमा का शो, इसलिए 47 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 48 नंबर सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कह रहा है जो दिया गया शब्द है उसको पैसिव वॉइस में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसको किस में बदलना है बताइएगा, जो दिया गया सेंटेंस है उसको किस में बदलना है, आपको क्या बदलना है, जैसे कि पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, द शॉपकीपर एश्योर्ड मी, क्या कह रहे हैं, द शॉपकीपर एश्योर्ड मी अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल्स। तो कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से। मी क्या है, मी यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है, तो यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, आई आ जाएगा। आई इसमें भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी देख रहे हैं। अच्छा डी वाला अच्छा नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, अब लिखिए, अब ध्यान से देखिएगा। तो आई सब में देख रहे हैं, आई तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ एश्योर्ड क्या बताए थे हम, यदि आपका टेंस पास्ट में रहे तो पास्ट में ही रहेगा। एश्योर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए यहाँ वाज लगना चाहिए, क्योंकि सेकंड फॉर्म पास्ट का होता है तो वाज वहाँ खोजता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब उसका वर्ब, इसलिए ये तो खत्म हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ एम दे दिया गया है। हेड नहीं होगा, आपको हम क्या बताए थे, वाज में बदलेंगे इसको। वाज यहाँ भी है तो वाज ए हो सकता है सी होगा, डी देखते इसमें भी दिया गया वाज। अब हम आपको क्या बताते, वाज के बाद थर्ड फॉर्म होता है, तो ए और बी तो गलत हो गया, आपको पता चल गया। वाज के बाद थर्ड फॉर्म इसमें है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म यहाँ है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन में बीइंग यहाँ दे दिया गया। बीइंग हम नहीं देते हैं, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यदि एक्टिव वॉइस में रहता है तब हम पैसिव वॉइस में बदलते समय बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी सवालों को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस कारण से आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया है, इसलिए सी नंबर ऑप्शन में मेरा क्या हो गया, सही हो गया। एक ही ऑप्शन बचा हुआ है तो क्या हो गया, मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसलिए 48 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 49 नंबर क्वेश्चन। अब बताइएगा इनकरेक्ट वर्ड, मतलब सही गलत स्पेलिंग बताना है, आखिर कौन सा स्पेलिंग गलत है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका गलत स्पेलिंग बताना है कि आखिर कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। क्या होता है सिमेट्री का मतलब, कब्रिस्तान। तो सिमेट्री का स्पेलिंग होता है CEMETRY होता है, ना कि एस से स्टार्ट होता है। एस से यहाँ जो स्टार्ट हुआ है ना, इस कारण से ये आपका गलत हो गया। सी से स्टार्ट होता है, CEMETRY। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, जहाँ दफनाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्री। सी से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, मतलब प्रारंभिक अक्षर सी से स्टार्ट होता है, ना कि एस से होगा, इसलिए इनकरेक्ट वर्ड मेरा हो गया सी नंबर ऑप्शन सिमेट्री, इसलिए 49 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 50 नंबर क्वेश्चन। जो स्टूडेंट को अच्छा लगता है क्लास, तो जरूर क्लास को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट लास्ट में जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी यह क्लास को शेयर कर दीजिएगा। लास्ट सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। इसको बताना है किस में जानते हैं, इसको बताना है आपको डायरेक्ट में बताना है। ये तो इनडायरेक्ट में पहले से चेंज किया, इसको डायरेक्ट में बता देना है आपको। मतलब डायरेक्ट में पहले क्या रहा होगा, द चीफ आस्क्ड हिज असिस्टेंट, मतलब चीफ ने आस्क मतलब पूछा था किसको, हिज असिस्टेंट से, अपने असिस्टेंट से, वेयर ही हैड स्टोर्ड द स्पाइसेस। तो सेड यहाँ तक तो ठीक इसमें भी लग रहा है। द चीफ सेड टू हिज असिस्टेंट, द चीफ सेड टू हिज असिस्टेंट। अच्छा हाँ, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, आपको दिख जाएगा अच्छा से। हाँ अब बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें भी चाहे चीफ असिस्टेंट सब में है, ये सब तो यहाँ तो सेम है, लेकिन यहाँ वेयर है तो यहाँ वेयर भी आना चाहिए, ठीक है, ये तो सब तो ठीक है। अब हम आपको क्या बताए थे, यहाँ जो हेड है, तो आप सोचिए कि डायरेक्ट में कहाँ क्या रहा होगा। डायरेक्ट में मतलब पास्ट रहा होगा तब ना पास्ट ऑफ पास्ट हो जाएगा हेड। तो हम जानते हैं कि डिड भी हो सकता है, हेड तो हो ही ना सकता, क्योंकि हेड पास्ट और पास्ट को रिलेट करता है, इसलिए गया ही काम से, खत्म हो गया, मतलब गलती हो गया। अब बोलिएगा सर सी नंबर ऑप्शन क्यों आप काट रहे हैं, सी नंबर ऑप्शन इसलिए काट रहे हैं, डू दिया गया, डू किसको रिलेट करता है, डू प्रेजेंट को रिलेट करता है, इसलिए डी भी गलत हो गया। आप डी भी गलत कर देंगे, क्योंकि आप बोलिएगा सर क्यों डी नंबर ऑप्शन गलत करेंगे। डी नंबर ऑप्शन इसलिए गलत करेंगे क्योंकि अभी क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को बता रहा है, क्योंकि मेरा होना चाहिए पास्ट ऑफ पास्ट, हेड दिया गया पास्ट ऑफ पास्ट, तो पास्ट में ही वर्ड आना चाहिए। तो
पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, डिड यहाँ आना चाहिए, इसलिए ए नंबर ऑप्शन में क्या हो गया, सही हो गया। मुझे उम्मीद है कि सभी सवालों का जवाब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशन पहुँचे और आप भी समय के अनुसार क्लास को देख सकेंगे और आपका भी रिजल्ट अब की बार सिलेक्शन निश्चित होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते